अध्यक्ष महंत भाई तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से, और महंत भाई तिवारी हमारे पार्टी के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ही, उस जिम्मेवारी को वो निभा रहे हैं। साथ ही हमारे अभिभावक और बड़े भाई का भूमिका भी वो बहुत अच्छा निभाते हैं, और उनका आशीर्वाद मिलने से मुझे एक ताकत मिलता है। तो महंत भाई तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वो आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बिहारी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह जी और मंचासीन सभी पदाधिकारी, तेलंगाना और दूर दूर से आए, हरियाणा से आए लोगों का स्वागत, अभिनंदन। सभा में बैठे हुए जो बहुत सारे जगह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, उन सभी का स्वागत। साथियों, जैसा कि सुभाष बिहारी जी ने आज कहा कि 8 साल का ये आपका परिवार आज अपने घुटनों के बल से चल कर करके अभी ये दौड़ने की स्थिति में आ गया है। आज हम लोग 8वें वर्ष में पधारे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है, ये राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ेगी, उससे हमें बहुत जल्दी ही कामयाबी की ओर हम बढ़ेंगे। साथियों, आज हमको इस बात को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जिन्होंने बहुत कुछ सपना सोच करके इस देश के आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने संकल्प में गुलाम देश को आज़ाद कराने के लिए जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो संकल्प लिए हैं, उनमें हम बहुत कुछ आगे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 70 साल के पहले का जब हम इतिहास देखते हैं, हम अपने बचपन का इतिहास देखते हैं, 50 साल पहले का इतिहास देखते हैं, तो 50 साल पहले का भारत, 70 साल पहले का भारत, 100 साल पहले का भारत कुछ और था। वो भारत आज जिस हाल में आप देखते हो, ये हाल में नहीं था। और इस महान काम को आगे बढ़ाया है हमारे नेताओं के शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताया। ये मुल्क तमाम जातियों, धर्मों, मजहबों, भाषाओं, प्रांतों और न जाने कितनी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश के पढ़े लिखे लोग, जब आप कल्पना नहीं कर सकते थे, जब 10-10, 20-20 किलोमीटर दूरी पर लोगों को अपना डाक पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, जब कोई ऊंची कास्ट का आदमी नीची कास्ट के आदमी के साथ बैठ करके व्यवहार नहीं करता था, जब तमाम कुरीतियां थी, औरतों के साथ भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, वंचितों के साथ भेदभाव, और इसी तरह से तमाम भेदभाव के बावजूद आज के 100 साल 150 साल पहले जिन नेताओं ने हम जो आज परिणाम भोग रहे हैं, देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जिसमें हम जी रहे हैं, आज के 150 साल पहले सोचिए कि क्या स्थिति रही। हमारे तमाम नेता लोग बताते रहते हैं और बताएंगे। और इन सब के बीच में जो सपना देखा महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, सर छोटू राम ने और भगत सिंह ने, चंद्रशेखर जी ने, तमाम नेताओं ने, जिनका नाम अनगिनत है और कई लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की धरती को
एक बनाने के लिए, आज़ादी के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी, हमारे बीच में जो संगठन खड़ा किया, उसका ये प्रतिफल है कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, अपना एक संविधान है, अपना एक गौरव है, अपना एक तिरंगा है, और जिसके बल पर हम दुनिया में बहुत फख्र से अपना सर ऊंचा करके जीते हैं। जो लोकतंत्र हमारे देश में आया है, ये लोकतंत्र बहुत कुर्बानी के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत हौसले के साथ हमको मिला है। लोकतंत्र ऐसा कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है कि एक बार आ जाएगा तो सदा ही रहेगा तुम्हारे पास। नहीं दोस्तों, लोकतंत्र को लोगों को रोज जीना पड़ता है। जैसे सूरज रोज उगता है और वो सारे संसार को आलोकित करता है, वैसे ही लोकतंत्र में लोगों को रोज अपने देश को बनाने के लिए जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको गढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से सूरज हमको रोशनी देता है, उसी तरह से यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, जब वो सुबह उठता है तो लोकतंत्र के लिए जीता है। कोई अखबार बांट रहा है सुबह, कोई फल बांट रहा है, कोई मंडी जा रहा है, कोई खेत में जा रहा है, कोई खलिहान में जा रहा है, कोई सैनिक हमारी रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस वाला है वो भी काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगाने का काम है वो भी सुबह उठ करके करता है। हर इंसान, इस भारतवर्ष का हर इंसान अपने अपने जगह पर लोकतंत्र को रोज जीता है, लोकतंत्र को रोज मजबूत करता है, और वो लोकतंत्र जब मजबूत रहता है तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा देश आगे बढ़ता है। अगर एक अंग कह दे कि जी हम आज काम नहीं करेंगे, ये मेट्रो चलती है, आप सुबह से लेकर के रात तक देखिए, ये बस वाले, ये डॉक्टर वाले, नर्स वाले, सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग रोज लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, और इसलिए जिंदा रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। इसलिए आज स्थापना दिवस पर हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम अपनी जिंदगी में जब तक जीवेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में कुछ लोग बाधाएं डालेंगे, अड़चन डालेंगे, उनको भी हमें सचेत रह करके उनको जवाब देना है। हमें भाषावाद, हमें क्षेत्रवाद, हमें ऊंच नीच के जातिवाद, हमें तमाम जहरवाद से दूर रहना है। और जैसा कि हमारे आर्य समाज के एक भाई ने बोला कि हमको अपने सारे पाखंड को दूर रखते हुए समाज में सबको एक साथ मिल करके इस समाज को मजबूत करना है। हमारे अंदर कोई एक घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ऊंची जात का हूँ, आप दूसरे जात के हैं, आप दूसरे प्रांत के हैं, आप दूसरे जगह से आए हैं, आपका काम छोटा है या बड़ा है, कोई नहीं। हम सब इस मुल्क के लिए जीते हैं, हम लोग अपने काम के द्वारा इस मुल्क की सेवा करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, कोई छोटा और बड़ा की बात नहीं है। तो हम ये संकल्प लें कि हम इस हिंदुस्तान के सभी जात को, धर्म को, मजहब को, भाषा को, प्रांत को, इन सब चीज़ों को लेकर के हम कोई वैमनस्यता नहीं रखेंगे अंदर। आज हमारे देश में दुर्भाग्य है कि मणिपुर एक स्टेट है पूरब, जहाँ पर वो 2 महीने से जल रहा है, लेकिन देश की तमाम पार्टियां खामोश और मौन हैं। ये कोई लोकतंत्र कैसे जिंदा रह सकता है? हमारे देश के एक नागरिक एक दूर किनारे पर बैठा हुआ मणिपुर के लोग, जहां बहुत अमन चमन से साथ रह रहे हैं सदियों से, वहां एक छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ, और वो फैलते फैलते ये हो गया है कि आज मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है। क्यों देश का हिस्सा नहीं है? क्यों वहाँ के नागरिक हमारे नागरिक नहीं है? क्या यहाँ की केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार, उनकी वहाँ सरकार नहीं है? अफसोस है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर इन्होंने इसी तरह से लोकतंत्र को भाई भतीजा और गुटबाजी करके आकर काम किया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपकी हमारी रोटी रोजगार खतरे में पड़ जाएगी, और हम आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी को
2 मिनट के लिए जाकर के वहां बोलना नहीं चाहिए, सांत्वना नहीं देना चाहिए? वोट लेने के लिए तो रैलियों में आप जाते हो, तो आप क्यों नहीं जाते हो? ये तो मैं मणिपुर की एक बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात। उसी तरह से हिंदुस्तान के तमाम लोग जगह जगह पे परेशान हैं। कहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, कभी हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ हो जाता है, बहुत सारे ऐसे मसले हो जाते हैं जिन पर हमारा जो चौकीदार है वो बोलता नहीं है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जहां जहां पर इस तरह की बातें होती है वहां अपना वक्तव्य देता है, वो वक्तव्य दे करके उनके साथ खड़ा होता है। हमने खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ भी हम लोगों ने सहयोग किया, हम वहां पर गए, उनको समर्थन किया। और इसी तरह से हम दिल्ली के अंदर जो नशा हो रहा है, जो शराब और नशा का कारोबार हो रहा है, जिसकी वजह से आज जो है कोई सरकार इधर कोई उधर रेवेन्यू लेने के चक्कर पड़ी रहती है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी इन सब का विरोध करती है। और जब भी सत्ता में आप लोगों ने उसको सेवा करने का मौका मिला तो वो ऐसे तमाम वो काम करेगी जिनसे लोगों के हित जुड़े हुए हैं, समानता का अधिकार जुड़ा हुआ है, और भारत की जो संसद है और भारत की जो लोकतंत्र की गरिमा है उसको बना करके रखेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता लोग हैं, वो अपने विचार रखेंगे, लेकिन मेरा आपसे विशेष आग्रह और अनुग्रह यही है कि हम सब लोग समभाव से सर्व विकास के लिए, सर्व समाज के लिए, हित के लिए काम करेंगे, और कोई अंदर अपने मन में छल कपट से दूर रहेंगे। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और भाईचारा हम बना के रखेंगे। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं संकल्पों के साथ जय हिंद। एक नारा और भी लगा दीजिए, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, इनकलाब। ऐसे थोड़ी चलेगा, जोर से इनकलाब, इनकलाब। कमाने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, नया जमाना, नया जमाना। जय हिंद। धन्यवाद तिवारी जी, आपने बहुत ही जोशीले अंदाज में और बहुत अच्छे शब्दों में लोगों को संबोधित किया। आपका बहुत बहुत आभार।